हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान एक बार फिर आपके लिए अपने ही चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से हाजिर है। आखिरी वीडियो जो मैंने सबके लिए अपलोड और पोस्ट किया था वो था नक्षत्रों पर और वो कैसे हमारी शख्सियत पर असर डालते हैं और कैसे हमारी जिंदगी में तरह तरह के नतीजे पैदा करते हैं। आज के लिए जो मुद्दा मैंने चुना है वो ये है कि आपकी हॉरोस्कोप आपकी शख्सियत को कैसे प्रभावित करती है और जिंदगी में क्या नतीजे लाती है और आप अपनी हॉरोस्कोप खुद कैसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कई बार हमें माहिर लोगों की मदद लेनी पड़ती है, उन तक पहुंचना पड़ता है ताकि वो हॉरोस्कोप को अलग अलग नजरिए से जांच सके, खास तौर पर जब कोई अहम फैसला हम लेने वाले होते हैं और हमें यकीन नहीं होता कि किस रास्ते जाएं। तो जाहिर सी बात है हम एक विशेषज्ञ से राय जरूर लेना चाहते हैं, ये बात समझ में आती है। मगर एक बड़े हद तक हमें ये देखने की ताकत होनी चाहिए कि एक हॉरोस्कोप हमें क्या शख्सियत देती है, क्या क्या योग और दोष होते हैं और वो कैसे हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम हैं। हमारी खासियत और हमारी शख्सियत कैसे चमकती है या खुद को दिखाती है हॉरोस्कोप की तरह तरह की बारीकियों से, चाहे वो लग्न हो, चांद राशि हो या फिर ग्रहों की ताकतें हो या फिर अष्टकवर्ग के अंक हो या हमारा नवांश कितना मजबूत है और साथ ही क्या क्या राजयोग हमें हमारी ताकत और परफॉर्म करने की काबिलियत देते हैं और क्या कुशलताएं देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि रोशनी डालूं और कुछ शुबहात भी दूर करूं और साथ ही आपको एक नजरिया दूं जो बहुत मजबूत है आपकी अपनी कुंडली को देखने और समझने के लिए और उन शख्स को दूर करने के लिए जो हमारे जहन में पैदा होते हैं, चाहे वो पराशरी सिस्टम से हो या जेमिनी सिस्टम से। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस तरीके के बारे में जिससे एक हॉरोस्कोप की समीक्षा की जाती है। हम एक हॉरोस्कोप को कैसे समझते हैं? भारतीय वैदिक नजरिया या वैदिक तरीका हॉरोस्कोप देखने का ये है कि हम चेक करते हैं कि कौन सी राशि पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही है बच्चे के पैदा होने के वक्त। तो अगर बच्चा दोपहर के 12:54 पर पैदा हुआ है तो हम उस खास वक्त दोपहर के 12:54 बजे देखते हैं कि कौन सी राशि पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही है और वही बन जाती है लग्न या फिर पहला घर उस जातक या बच्चे का। और फिर उसके बाद बाकी सब अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो अगर पहला घर है मिसाल के तौर पर सिंह राशि, तो दूसरा घर जाहिर तौर पर कन्या बन जाता है, फिर तीसरा तुला, फिर चौथा वृश्चिक और ऐसे ही आगे। और ये बात है कि अगर पहला घर कोई खास राशि है तो ग्रह अलग अलग राशियों में स्थित होने की वजह से अलग अलग घरों में आ जाते हैं। तो एक सिंह लग्न वाले जातक के लिए अगर उसका चांद मान लीजिए धनु राशि में है तो धनु राशि सिंह से या पहली राशि से 5 राशियां दूर है। तो हमारे पास है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और फिर धनु। तो 5वीं राशि, और अगर पहले घर की राशि सिंह है तो 5वें घर की राशि धनु होगी। तो चांद अगर धनु में है तो एक सिंह लग्न वाले जातक के लिए चांद 5वें घर में है। तो इस तरह हम नतीजे देखते हैं और देखते हैं कि सारे ग्रह कैसे अपने नतीजे दिखाते हैं या अपनी काबिलियत दर्शाते हैं। मगर सही लग्न पहचानने का एक तकनीकी तरीका भी है। अब मिसाल के तौर पर हम किसी राशि के शुरुआती 0 डिग्री पर पैदा नहीं होते। मिसाल के लिए हर बच्चा मेष राशि के 0 डिग्री पर या वृषभ के पहले डिग्री पर या मिथुन के पहले डिग्री पर पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्चा तब पैदा हो सकता है जब कोई राशि पूर्वी क्षितिज पर 15 डिग्री या 20 डिग्री पार कर चुकी होती है। तो सुबह के 6 बजे अगर कर्क राशि है और कर्क राशि मान लीजिए 26 डिग्री आगे बढ़ चुकी है और बच्चा उसी खास वक्त पैदा हुआ है सुबह 6 बजे जब कर्क 26 डिग्री पार कर चुकी है, तो कर्क राशि 26 डिग्री पर, मतलब पहले घर में सिर्फ 4 डिग्री कर्क राशि की बची है। तो जबकि आप बच्चे को कर्क राशि में पैदा हुआ देख सकते हैं क्योंकि कर्क उदय हो रही थी, मगर कर्क सिर्फ 26 डिग्री पर है, पहले घर के लिए सिर्फ 4 डिग्री कर्क की बाकी है। तो जब आप पहला घर बनाएं तो उसे बनाना चाहिए सिर्फ बहुत छोटे हिस्से में, या फिर पहले घर की शुरुआत कर्क है या फिर कर्क के 4 डिग्री और बाकी के 26 डिग्री इसलिए घिरे हुए हैं क्योंकि यही सही तरीका है कुंडली बनाने का। क्योंकि अगर आप इसे नहीं देखेंगे और हम एक घर में पूरी की पूरी राशि डालना चाहेंगे तो मुश्किल ये है कि आप कैसे डालेंगे। क्या हम एक पूरी राशि एक घर में लेंगे या फिर एक बंटवारा करेंगे? मेरी पसंद ये है कि जब मैं कोई कुंडली बनवाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहले घर का कितना हिस्सा कोई राशि घेर रही है और बाकी के हिस्से को कौन सी राशि घेर रही है। तो इस मामले में जो मैं कह रहा हूँ 26 डिग्री कर्क का मतलब सिर्फ 4 डिग्री बची है। तो पहले घर में कर्क के 4 डिग्री होंगे और 26 डिग्री सिंह के। लग्न मुख्य तौर पर और ज्यादातर सिंह से संचालित होगा, ना कि कर्क से।
मगर अगर हम ये मान लें और कर्क राशि को ये समझे बिना ले लें कि सिर्फ 4 डिग्री कर्क की बाकी है और पूरे पहले घर के 30 डिग्री है, तो अगर पहले घर के 4 डिग्री कर्क ने घेरे हुए हैं तो बाकी के 26 डिग्री सिंह ने घेरेंगे। फिर दूसरा घर सिंह के आखिरी 4 डिग्री और कन्या के पहले 26 डिग्री रखेगा और ऐसे ही आगे। इस तरह एक कुंडली बननी चाहिए। हालांकि हम इसे उस तरह नहीं देखते। हम एक लग्न लेते हैं और वैदिक ज्योतिष में पूरी की पूरी राशि को उस घर के तौर पर लेते हैं, तो यही एक मुश्किल पैदा होती है। तो खास तौर पर क्योंकि घरों के बीच कोई सीमा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा कर्क राशि के 26वें डिग्री पर पैदा हुआ है तो वो उस खास कमरे में है और 2 कमरों के बीच, पहले घर और दूसरे घर के बीच एक दरवाजा है या कोई दीवार है। अंतरिक्ष में कोई सीमा की दीवारें नहीं है। तो अंतरिक्ष एक स्वीट जैसा है जिसमें आप रह रहे हैं, एक मॉड्यूलर किचन जो लिविंग रूम से जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ दीवारें होती और दरवाजे बंद होते तो किचन की खुशबू ज्यादा से ज्यादा किचन में ही रह जाती और घर में नहीं फैलती। मगर अगर वो एक मॉड्यूलर किचन है और किचन लगभग लिविंग रूम का ही एक हिस्सा है तो किचन की लगभग 90% खुशबू लिविंग रूम में भी महसूस होगी क्योंकि वहाँ कोई दीवार नहीं है। ठीक उसी तरह अगर पहले घर का पहला हिस्सा कर्क है और सिर्फ 4 डिग्री कर्क के पहले घर का हिस्सा बनने को बचे हैं और 26 डिग्री सिंह के हैं, तो इसका मतलब पहले घर में सिंह की ज्यादा विशेषताएं या ज्यादा ताकत होनी चाहिए, ना कि कर्क की। तो आपको इस पहलू पर गौर करना होगा जब आप एक कुंडली देखें और ये न मान लें जब आप कोई ऐप इस्तेमाल करें। वो ऐप उदय हो रही राशि के लग्न के सबसे छोटे हिस्से को पहला घर मान लेगा। वो हॉरोस्कोप ऐप उसे पहला घर समझ लेगा। पूरा का पूरा घर उस राशि के तौर पर ले लिया जाएगा। ये सही तरीका नहीं है। दूसरा हिस्सा है ये देखना कि चांद राशि कहाँ है। तो मिसाल के तौर पर अगर कर्क 26 डिग्री पर है और अगर चांद धनु में है, अब धनु कर्क से छठी है ना, कर्क, और फिर हमारे पास सिंह है, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक और फिर धनु, छठी राशि। तो अगर पहला घर कर्क है तो छठा घर धनु है क्योंकि वो कर्क से छठी राशि है। हालांकि हमने अभी कहा कि पहले घर के सिर्फ पहले 4 डिग्री कर्क है। अगर चांद धनु के 26वें डिग्री से आगे है तभी वो छठे घर में जाएगा। धनु में 1 से 20 डिग्री तक वो ज्यादा से ज्यादा 5वें घर में होगा, ना कि छठे घर में। तो हमें उस फर्क को देखना होगा। क्यों? क्योंकि चांद लग्न का स्वामी है। तो लग्न स्वामी का स्थान या तो एक त्रिकोण घर में या एक दुष्टाना में, जैसे इस मामले में है, नतीजों में समुंदर जैसा फर्क लाता है। और नतीजे कैसे काम करेंगे? तो अगर आप लग्न स्वामी को छठे घर में डालेंगे तो उसकी अभिव्यक्तियां बहुत अलग होंगी उसके मुकाबले जब आप लग्न स्वामी को 5वें घर में डालेंगे जो त्रिकोण घर है। समुंदर जैसा फर्क आ सकता है। इसी तरह अगर लग्न स्वामी को चौथे घर केंद्र में की जगह तीसरे घर में डाल दिया जाए जो एक उपचय घर भी है, फिर से समुंदर जैसा फर्क आ सकता है। और फिर 8वें घर और 9वें घर के बीच अगर लग्न स्वामी 9वें की जगह 8वें में चला जाए एकदम छोटी सी वजह से, तो बहुत अलग नतीजा सामने आ सकता है। और साथ ही 12वें घर और पहले घर के बीच, पहला घर खुद लग्न है, 12वां घर लग्न का नुकसान है। तो एक ग्रह अगर पहले घर में लग्न में स्थित है तो वो एक निहायत ही ताकतवर स्थिति है। मगर एक छोटे से फर्क और लग्न या पहले घर के हिसाब के चलते अगर ग्रह 12वें घर में चला जाए तो भविष्यवाणी और विश्लेषण बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। तो मेहरबानी करके गौर करें कि ग्रहों की स्थिति कैसे देखी जाती है, किस हद तक। दूसरा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह एक घर के भीतर कितने डिग्री पर स्थित है, चाहे वो आखिर में हो। मिसाल के लिए वो मिसाल जो मैंने दी, कर्क के 26 डिग्री, और अगर कोई ग्रह कर्क के 27वें डिग्री या 26वें डिग्री पर स्थित है तो इसका मतलब वो लग्न में पहले घर में ठीक कुंडली के किनारे पर है। वो लगभग 12वें घर और पहले घर के बीच में है। और जैसे मैंने कहा, 12वें घर और पहले घर के बीच बहुत कम सीमाएं हैं। तो ग्रह अगर मेष के 1 डिग्री पर पहले घर में है तो इसका मतलब एक बड़े हद तक ग्रह में लग्न की ताकत होगी। हालांकि क्योंकि वो 12वें घर से सिर्फ 1 डिग्री दूर है, 12वें घर के असर का भी जातक की शख्सियत पर असर पड़ेगा। अगर आप इसे ध्यान में नहीं रखेंगे और अगर आप देखेंगे कि ग्रह लग्न में है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा। एक चुनौती जरूर रहेगी। ये और भी ज्यादा तब होता है जब ग्रह या तो उच्च का हो सकता है या फिर बहुत खराब हालत में। मिसाल के तौर पर मंगल मकर में बहुत अलग है मंगल कुंभ में। तो इस बात पर कि मंगल कैसे स्थित है, क्या वो उच्च का है या नहीं, और कितने डिग्री पर है, और घर के बीचों बीच है या नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा और नतीजे निकलेंगे।
मंगल उच्च का 12वें घर में अलग है मंगल उच्च का पहले घर में, और उस फर्क को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मंगल कला पुरुष लग्न में पहले घर का स्वामी भी है। तो अगर मंगल लग्न में मकर में है तो मंगल पहले घर में बहुत सारी ताकत हासिल कर लेता है, क्योंकि वो कला पुरुष लग्न का प्राकृतिक स्वामी भी है। तो ये बात दिमाग में रखें जब आप नतीजे निकालें। और जैसे हमने चांद राशि के बारे में भी बात की, चांद सिर्फ राशि जाहिर तौर पर वो राशि है जिसमें चांद स्थित है, चाहे पहला डिग्री हो या 29वां या 30वां, चांद राशि निकाली जाती है। हालांकि चांद किस घर में है ये बहुत बहुत अहम है। दूसरा हिस्सा है नवांश, क्योंकि जब आप एक राशि के 9 बंटवारे करते हैं तो आप नवांश की गणना करते हैं और वो किस राशि में जाता है नवांश में और किस घर में जाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति मेष लग्न में पैदा हुआ है, अगर मेष उदय हो रही राशि है और मान लीजिए मंगल मेष के 1 डिग्री पर है तो मंगल बहुत ताकतवर है। मगर मंगल मेष के 2 डिग्री पर मंगल वृषभ में चला जाता है तो शख्स का पूरा नजरिया एक तब्दीली जैसा है। जिंदगी के मकसद और अकीदों के लिए लड़ने, किसी ठोस चीज के लिए लड़ने जो सिद्धांत से चलता है, जो अकीदे से चलता है, से हटकर ज्यादा भौतिकवाद की तरफ एक मोड़ ले लेता है, क्योंकि मंगल मेष के दूसरे पाद या दूसरे हिस्से में चला गया है। अगर मेष को 9 हिस्सों में बांटा जाए तो पहला हिस्सा जाहिर तौर पर मेष है, दूसरा हिस्सा वृषभ है, तीसरा हिस्सा मिथुन है और ऐसे ही आगे। तो जब मंगल मेष के दूसरे हिस्से में चला जाता है, जब आप 9 बंटवारे करते हैं, दूसरा हिस्सा वृषभ है, तो नवांश में वो वृषभ राशि में देखा जाएगा, लग्न में वो पहली राशि में पहले घर में देखा जाएगा। मगर अगर वो 3 डिग्री 20 मिनट पर है या उससे ज्यादा, मान लीजिए 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच, अगर वो उसके बीच है, मान लीजिए 5 डिग्री पर है, तो मंगल नवांश में वृषभ में देखा जाएगा, वो मेष में नहीं देखा जाएगा। तो ये एक बहुत अलग बात है। और अगर मंगल चला जाए मान लीजिए 18वें या 19वें डिग्री में, क्योंकि पहले 3 हिस्से नहीं 18वां या 19वां, मान लीजिए वो 12वें डिग्री में चला जाता है, तो मंगल कर्क राशि में या कर्क नवांश राशि में आ जाता है। क्योंकि राशि के पहले 3 हिस्से हर एक 3 डिग्री 20 मिनट के हैं, तो पहले 3 के लिए 3 डिग्री 20 मिनट मतलब पहले 3 पाद या पहले 3 नवांश 10 डिग्री के हैं। तो जिस वक्त मंगल 10 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच चला जाता है, मान लीजिए 11 डिग्री या 12 डिग्री पर, तो वो कर्क नवांश में आ जाता है। इसका मतलब नवांश में उसे नीच का देखा जाएगा, क्योंकि मंगल कर्क में नीच का हो जाता है। तो इस पर भी गौर करना होगा, क्योंकि ग्रह की ताकत एक से दूसरे में बदल जाती है। तो अगर ये ठीक से गणना नहीं की गई तो मंगल नवांश में कर्क नवांश में आ सकता है, मगर घर भी वो त्रिकोण में आने की जगह दुष्टाना में देखा जा सकता है, जिसका मतलब वो बहुत सारी ताकत खो देता है और उसकी भविष्यवाणी अलग होगी। हालांकि मंगल अगर नवांश में नीच का देखा जाता है मगर लग्न में देखा जाता है या त्रिकोण घर में देखा जाता है या केंद्र में, तो वो कुछ ताकत बरकरार रखता है। खास तौर पर अगर मंगल नवांश में 10वें घर में कर्क में आ जाता है तो उसे एक नीच राशि में देखा जाएगा। हालांकि क्योंकि वो 10वें घर में है, दिशात्मक ताकत भी बहुत देखी जाती है। तो इन सब पर गौर करना होगा जब नवांश के आखिरी बंटवारे किए जाते हैं, इस बात पर कि आप किस लग्न से शुरू कर रहे हैं। तो आप किस लग्न से शुरू कर रहे हैं और आप घरों को कैसे बांटते हैं, ये बहुत अहम है। दूसरा हिस्सा जो आपको चेक करना है, ग्रहों की ताकतें क्या हैं? क्या वे मजबूत राशियों में है, अपनी राशियों में, मूल त्रिकोण राशियों में या उच्च राशियों में है, और कितने डिग्री पर? खास तौर पर जब आप उच्च के हिस्से की गणना करें तो आपको बहुत बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि 1 डिग्री इधर उधर ग्रह उच्च का हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये बहुत बहुत अहम है। दूसरी बात ये है, कई बार हम देखते हैं कि ग्रह कैसे कमजोर या मजबूत हो रहा है राजयोगों या युतियों से। अब कुछ युतियों को राजयोग कहा जाता है, कुछ युतियां मजबूत होती हैं मगर वो राजयोग नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर, तो जब आप कुछ खास युतियों और युति की ताकत को देखें, खास तौर पर अगर कोई राजयोग बनता है, तो आपको ये देखना होगा कि क्या कुंडली में पर्याप्त राजयोग है उसे मजबूत बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर एक गजकेशरी योग बहुत बहुत मजबूत माना जाता है। हालांकि गजकेशरी योग किस घर में बैठता है ये बहुत अहम है और किस राशि में। मिसाल के तौर पर एक मेष लग्न वाले जातक के लिए गजकेशरी योग 4थे घर में जो कि कर्क में है बनना बहुत मजबूत है, क्योंकि गुरु कर्क में उच्च का हो जाता है, चांद कर्क में बहुत ताकत पाता है, अपनी राशि, और चांद प्राकृतिक तौर पर 4थे घर का स्वामी भी है।
तो एक बहुत मजबूत गजकेसरी योग। हालांकि अगर गजकेसरी योग मकर में बैठता है जहां गुरु नीच का है, चांद अपनी बहुत सारी ताकत खो देता है क्योंकि वो शनि की राशि है, तो ये एक निहायत ही कमजोर गजकेसरी योग है। और उस पर अगर गजकेसरी योग 8वें घर में बनता है तो इसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है कि अगर वो एक मिथुन लग्न वाला जातक है तो 8वां घर मकर है और तो वृश्चिक से जुड़ा हुआ। वृश्चिक 8वीं राशि है, तो चांद 8वें घर में चाहे मकर में ही क्यों ना हो, सबसे पहले अपनी ताकत खो देता है क्योंकि वो शनि की राशि है। मगर क्योंकि वो 8वां घर है और वृश्चिक की प्राकृतिक राशि या प्राकृतिक घर है, वो और भी ज्यादा ताकत खो देता है। चांद 8वें घर में बहुत बहुत कमजोर होता है और गुरु नीच का है, तो अच्छे नतीजों की जगह ऐसा गजकेसरी योग आपको नुकसानदेह नतीजे दे सकता है। ज्यादा नकारात्मक नतीजे, ज्यादा चुनौती भरे नतीजे। कुंडली में एक गजकेसरी योग देखकर उत्साहित ना हो। गजकेसरी योग की ताकत देखनी जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि वो किस घर में है, साथ ही देखें कि वो किस राशि में है। दूसरा हिस्सा है कि युति कितनी मजबूत और कसी हुई है। अगर गुरु और चांद के डिग्री में फर्क कुछ ही डिग्री के भीतर है तो गजकेसरी योग मजबूत है। हालांकि अगर गुरु और चांद की ताकत के डिग्री में फर्क 10 डिग्री से ज्यादा है तो ये एक बहुत बहुत कमजोर युति है। ये एक बहुत बहुत कमजोर योग है। और अगर दोनों के डिग्री में फर्क है, मान लीजिए 15 डिग्री, तो ये एक निहायत ही खराब गजकेसरी योग है। कभी कभी गुरु और चांद के डिग्री में फर्क 1 डिग्री का देखा जा सकता है, मगर वो अलग अलग घरों में देखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर चांद मिथुन के 29 डिग्री पर देखा जाता है और गुरु कर्क के 3 डिग्री पर देखा जाता है। और कुंडली बनाने के तरीके के मुताबिक तीसरा घर मिथुन है और चौथे घर में कर्क है। इसे यूं देखा जाएगा कि चांद तीसरे घर में है और गुरु चौथे घर में है और कोई गजकेसरी योग नहीं है। हालांकि क्योंकि अंतरिक्ष में कोई दीवार नहीं है, मिथुन के 29 डिग्री और कर्क के तीसरे या चौथे डिग्री का मतलब सिर्फ 5 डिग्री का फर्क है। ये एक बहुत बहुत मजबूत गजकेसरी योग है और उस गजकेसरी योग को ध्यान में लेना होगा। इस सोच की जगह के चांद तीसरे घर में है तो कोई गजकेसरी योग नहीं है। ये बात याद रखना अहम है कि पहले घर या दूसरे घर या तीसरे घर या चौथे के बीच कोई दीवार नहीं है। अंतरिक्ष में ग्रह एक दूसरे पर बहुत बहुत ताकत से असर डाल सकते हैं और इसीलिए दृष्टियां भी मजबूत होती हैं। अगर हर घर दीवारों से अलग किया गया होता तो दृष्टियां काम नहीं करती। मंगल की चौथी दृष्टि ये होती कि मंगल को चौथी दृष्टि तक पहुंचने के लिए 4 दीवारों से गुजरना पड़ता। ऐसा नहीं होता तो किसी को राजयोगों को देखते वक्त ये देखना होगा क्या उस पर कोई पापी दृष्टियां हैं। तो मिसाल के तौर पर एक मेष लग्न वाले के लिए कर्क में गुरु और कर्क में चौथे घर में चांद, जैसे हमने कहा, एक बहुत मजबूत गजकेसरी योग है। और अगर डिग्री का फर्क 4 डिग्री से कम है तो ये एक बहुत कसी हुई युति है, एक बहुत मजबूत गजकेसरी योग। हालांकि बस इसकी कल्पना करें, शनि दूसरे घर में वृषभ में है, तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से गजकेसरी योग गुरु और चांद पर दृष्टि डाल रहा है। फिर रख दीजिए केतु 12वें घर में मीन में। केतु भी अपनी 5वीं दृष्टि से गजकेसरी योग या गुरु और चांद पर दृष्टि डाल रहा है। और फिर रख दीजिए एक और पापी ग्रह, मिसाल के तौर पर मंगल खुद लग्न में, और वो अपनी चौथी दृष्टि से कर्क, अपनी नीच राशि पर दृष्टि डाल रहा है। अब 3 पापी ग्रह गजकेसरी योग पर दृष्टि डाल रहे हैं। एक बहुत बहुत ताकतवर गजकेसरी योग, मगर 3 पापी उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। क्या आप सचमुच ये मान लेंगे कि वो फिर भी आपको शानदार बढ़िया नतीजे देगा? वो नहीं देगा, वो आपको बढ़िया नतीजे नहीं देगा। तो इन चीजों पर गौर करना होगा। दूसरी बात ये है, आपको जिस चीज पर गौर करना है वो ये है कि दृष्टि खुद कितनी मजबूत है। तो मिसाल के तौर पर अगर गुरु और चांद दोनों चौथे घर में कर्क में 4 और 5 डिग्री पर है, और अगर शनि दूसरे घर में है तो वो गुरु और चांद पर दृष्टि डाल रहा है। मगर दृष्टि के बहुत बहुत मजबूत होने के लिए उसे एक कसी हुई दृष्टि होनी चाहिए। इसका मतलब शनि खुद भी 4 से 5 या 6 डिग्री के दायरे में होना चाहिए। सबसे करीबी डिग्री की एक कसी हुई दृष्टि हो सकती है। अगर गुरु और चांद कर्क में 4 और 5 डिग्री पर है, मगर शनि वृषभ में 24-25 डिग्री पर है, तो वो अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु और चांद पर मजबूती से दृष्टि नहीं डाल रहा। उसकी दृष्टि लगभग खत्म हो गई है क्योंकि वो अपने डिग्री में, अपनी ताकत में बहुत दूर चला गया है और तीसरी दृष्टि से मुश्किल से ही कोई फर्क पड़ता है। ठीक उसी तरह पहले घर में मंगल को भी 4, 5, 6 या 7 डिग्री के आसपास होना चाहिए ताकि गुरु और चांद
या गजकेसरी योग पर मजबूती से दृष्टि डाल सके। ठीक उसी तरह केतु को भी 4, 5, 6 या 7 डिग्री पर होना चाहिए ताकि अपनी 5वीं दृष्टि से गजकेसरी योग पर दृष्टि डाल सके। अगर इस पर गौर नहीं किया जाता, डिग्री में बड़े फर्क के बावजूद दृष्टि को ध्यान में लिया जाता है, तो ये गलत तरीका है, नजरिया ही गलत है। तो बहुत सारे ज्योतिषी इन छोटी बारीक बातों पर गौर नहीं करते और वो बस लग्न को पूरी राशि के तौर पर लग्न मानकर चलते हैं। एक ग्रह को पूरे का पूरा एक घर में डालते हैं और उसे मजबूत मान लेते हैं। कर्क में चांद मजबूत है, मगर अगर चांद कर्क के 29वें डिग्री पर है और लग्न 15 डिग्री पर है, तो चांद चौथे घर की जगह 5वें घर में हो सकता है। फिर उसे ध्यान में लेना होगा। फिर इसके अलावा एक राजयोग कमजोर होना, चाहे वो बहुत बहुत मजबूत ही क्यों ना हो। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास बहुत मजबूत गजकेसरी योग है, वो चौथे घर में है, उस पर दृष्टियां भी बहुत मजबूत नहीं है, कोई पापी दृष्टि नहीं, मगर मुझे नतीजे नहीं मिल रहे, क्योंकि शायद लग्न पर ही 3 या 4 पापी दृष्टियां हैं। लग्न पर ही 3 या 4 बहुत बहुत चुनौती भरे दोष है। मिसाल के तौर पर जब आपके पास गजकेसरी योग है, तो आपके पास राहु और शनि की युति के साथ एक श्रापित दोष हो सकता है, साथ ही शायद सूरज भी। तो सूरज राहु से ग्रस्त है, शनि ग्रस्त है, और मान लीजिए मिसाल के तौर पर बुध नीच का है, तो राजयोग की कुल मिलाकर ताकत देखनी होगी और बहुत कम दूसरी पापी दृष्टियां, सिर्फ योग पर ही नहीं बल्कि दूसरी अहम। सूरज नीच का नहीं होना चाहिए, लग्न बहुत बहुत मजबूत होनी चाहिए, लग्न का स्वामी खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए, तभी एक राजयोग सचमुच नतीजे देता है। दूसरा, एक राजयोग काफी नहीं है। अगर आप एक लड़ाई में जा रहे हैं तो सिर्फ एक गोला बारूद या एक तरह के हथियार के साथ जाना काफी नहीं है, आपको हथियारों की भीड़ चाहिए, तो आपको ताकतों की भीड़ चाहिए, तो आपको 3 से 4 राजयोग चाहिए। अगर आप दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को देखें, खास तौर पर जिन लोगों ने बिजनेस और कला में कुल मिलाकर कामयाबी हासिल की है और आप जानते हैं सेलिब्रिटी बने हैं, उनके पास आम तौर पर 4 से 5 बहुत बहुत मजबूत राजयोग होते हैं, और खास तौर पर उन ग्रहों के राजयोग जो शुभ ग्रह है, तब वो बहुत बहुत अच्छा करते हैं। तो राजयोग जहां आपके पास गजकेसरी योग जैसा है, वो एक बहुत बहुत मजबूत राजयोग है, या वो राजयोग जिनमें शुक्र या चांद हो, खास तौर पर बहुत बहुत मजबूत स्थितियों में, या चंद्रमंगल योग, ये बहुत बहुत मजबूत राजयोग है, या पंच महापुरुष योग, खास तौर पर शुक्र या बुध के पंच महापुरुष योग भौतिक कामयाबी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। भद्र योग, मिसाल के तौर पर मालवीय योग, बहुत बहुत अच्छे योग। तरह तरह के शश योग या रुचक योग जो शनि और मंगल से बनते हैं, वो भी अहम है और आपको अच्छी कामयाबी देते हैं, मगर भौतिक कामयाबी से ज्यादा वो आपको असर और ताकत हासिल करने में कामयाबी दे सकते हैं, न कि भौतिक कामयाबी। तो ये देखना अहम है। तो कई सारे योग, बहुत कम पापी दृष्टियां अहम है। दूसरा हिस्सा ये है कि दोष ना हो, बुरे दोष ना हो। तो मिसाल के तौर पर किसी के पास विष योग नहीं होना चाहिए, जो शनि और चांद की एक कसी हुई युति से बनता है, या शनि और राहु के बीच श्रापित दोष नहीं होना चाहिए, और साथ ही लग्न में 2 या 3 कई सारे दोष नहीं होने चाहिए, या लग्न पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर शनि, राहु और चांद तीनों लग्न में एक श्रापित दोष और विष योग में होना निहायत ही बुरी स्थितियां हैं, बहुत बहुत बुरी स्थितियां। अगर ऐसा कोई दोष बनता है और इन ग्रहों का बड़ा हिस्सा या ज्यादा अहम, तो एक बड़ी चुनौती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास गुरु चांडाल योग है गुरु और राहु के बीच, साथ ही आपके पास एक नीच का, मिसाल के तौर पर मंगल है, तो आपके पास 3 दशाएं हैं, मंगल और फिर राहु और गुरु, एक के बाद एक। और अगर ये आपके जवानी के सालों में आते हैं, मान लीजिए आपकी जिंदगी के 15वें 16वें साल से लेकर, या फिर मुख्य दशाएं एक नीच मंगल की दशा में निकल जाती हैं, फिर राहु दशा में गुरु चांडाल योग और उसके बाद गुरु एक के बाद एक 18 साल, और आप जानते हैं गुरु के करीब 16-17 साल, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा चुनौती भरा हिस्सा है। तो बेहतर है कि ऐसा कोई दोष मौजूद न हो और खास तौर पर त्रिकोण घरों से या लग्न से जुड़ा हुआ न हो, क्योंकि तब जातक के लिए नतीजे बहुत बहुत चुनौती भरे हो जाते हैं। दूसरा हिस्सा है वो नक्षत्र जिसमें चांद स्थित है। अगर चांद नक्षत्र या तो ज्यादा चुनौती भरे नक्षत्रों में है, जैसे आर्द्रा नक्षत्र या विशाखा या ज्येष्ठा या अश्लेषा या मूला, तो जरूर बहुत बहुत चुनौती भरे नतीजे जातक के लिए आते हैं।
और अगर ये शनि के साथ विष योग में चांद या गुरु चांडाल योग भी कुंडली में, और दूसरे 2 या 3 बुरी स्थितियां एक नीच बुध के साथ भी मिसाल के तौर पर जुड़ जाएं, तो ऐसे जातक के लिए निहायत ही चुनौती भरे और परेशानी भरे नतीजे बताए जा सकते हैं। तो एक कुंडली इन सारी चुनौतियों से मुक्त होनी चाहिए अच्छे नतीजों के लिए। फिर दूसरा हिस्सा ये है कि जहाँ ज्यादा राजयोग हो और कसी हुई युतियां हो और कम पापी दृष्टियां हो और त्रिकोण और फिर केंद्र के घर मजबूत हो। शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु, चांद, शुक्र और बुध, ये शुभ ग्रह हैं। ये अच्छी स्थितियों में, अच्छी दृष्टियों में होने चाहिए और किसी भी बुरी युति या दहन में नहीं होने चाहिए। तो अगर मिसाल के तौर पर शुक्र 8वें घर या 6ठे घर या 12वें घर में स्थित है, खास तौर पर शनि या राहु के साथ, तो यकीनन एक चुनौती है, या केतु के साथ भी, तो यकीनन जातक के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो शुभ ग्रह किसी भी बुरी स्थिति, बुरे दोषों, दुष्टान में न होने से मुक्त होने चाहिए। और लग्न का स्वामी, इन सबके ऊपर लग्न का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में और मजबूत होना चाहिए। अगर नहीं तो चुनौती भरे नतीजे यकीनन आएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर आपको कुंडली में गौर करना होगा एक कुल मिलाकर शख्सियत और खासियत देखने के लिए। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि अगर आपको करियर के नतीजे तय करने हैं, मिसाल के तौर पर, या सेहत के, तो आपको कारकों को देखना होगा, कारक कितने मजबूत हैं। तो मिसाल के तौर पर भौतिक फायदों के लिए, खास तौर पर पैसे या बच्चों से जुड़े, गुरु मजबूत होना चाहिए। तो जब आप नतीजे बता रहे हो तो चेक करें कि गुरु कितना मजबूत है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी दशा कब आ रही है। और फिर बच्चों के लिए 5वें स्वामी या 5वें घर की हालत भी चेक करें। और भौतिक फायदे चेक करते वक्त शुक्र की स्थिति भी चेक करें। दूसरे स्वामी को चेक करें क्योंकि दूसरा घर कमाई का घर है और कैसे दूसरे घर में कोई पापी स्थिति नहीं है और दूसरा स्वामी मजबूत है, गुरु और शुक्र के मजबूत होने के अलावा, तभी भौतिक फायदे आ सकते हैं। तो चेक करें कि कारक क्या है। अगर आप राजनीतिक कामयाबी चाहते हैं तो जाहिर तौर पर सूरज बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपको कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत मजबूत होना है तो आपको मजबूत मंगल, मजबूत शनि चाहिए। और खास तौर पर आईटी में आपको मजबूत राहु भी चाहिए, मिसाल के तौर पर। तो कारकों को चेक करना जरूरी है। रोमांटिक जिंदगी, रिश्तों के लिए 7वें घर की हालत, 7वें स्वामी की हालत और शुक्र निहायत ही अहम है। और औरतों के लिए गुरु अहम हो जाता है क्योंकि वो पति का कारक है और औरतों के लिए बच्चों का, तो गुरु औरतों के लिए सबसे अहम ग्रहों में से एक है। तो कारकों को भी चेक करना जरूरी है। दशा के समय को चेक करना जरूरी है। दोषों और राजयोगों को चेक करना होगा, दृष्टियों को, इन सबको चेक करना होगा। शुभ ग्रहों की हालत चेक करनी होगी। लग्न के मुकाबले घरों की गणना चेक करनी होगी। इन सबको चेक करना होगा इससे पहले कि आप ये तय कर सके कि कुंडली मजबूत है या नहीं। फिर आखिर में लेकिन कम अहम नहीं, अष्टकवर्ग के अंकों पर गौर करना होगा क्योंकि अष्टकवर्ग के अंक आपको बताएंगे कि एक ग्रह की स्थिति कितनी मजबूत है और क्या वो ग्रह आपको अच्छे नतीजे दे सकता है या बुरे नतीजे। तो दोस्तों, ये रही मेरी समीक्षा कि एक कुंडली को कैसे देखना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और नतीजों को कैसे जोड़ना चाहिए। एक संभावित नतीजा इन सारे बिंदुओं के आधार पर निकाला जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे और आप इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि तरह तरह वेबसाइटों पर जो ज्यादातर वीडियो है, इस वेबसाइट सहित वो नतीजे पारंपरिक तरीकों के आधार पर देते हैं। इन सारी बातों को आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं एक ज्यादा संपूर्ण वीडियो बनाना चाहता था उन सारे पहलुओं या सारी विशेषताओं पर जो मिलकर एक अच्छी कुंडली देते हैं, और मैंने उन सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। अगर मैं कुछ छोड़ गया हूं तो मेहरबानी करके इस वीडियो के नीचे लिख दे ताकि मैं उन बिंदुओं को भी कवर कर सकूं कुंडली विश्लेषण के हिस्से के तौर पर बाद में। और मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करें, मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर करें और मेहरबानी करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आ रहा हो। और अगर आप मेरी सलाह लेना चाहते हैं तो मेहरबानी करके नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुँचे। और जब तक हम किसी और वक्त मिलें, ये रहा आपका दोस्त, ज्योतिषी और गाइड इरफान, विदा लेता हूँ। चाओ।